Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to the whole enthusiastic BSN community. Hope you all are doing well and learning too much from my lectures. You have supported me a lot by your precious comments. Keep supporting me like this. As I earlier told you in my previous lecture that will divide the topic of vital sign into 4 portions. So today we are going to start our topic of blood pressure, that is lecture number 5, part number 4. And my name is Tahreem Ishaq. So let's start the lecture. ब्लड प्रेशर क्या होता है? कि ब्लड जो है वेसल्स में से गुजरते हुए वेसल्स पर जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वेसल की वॉल्स पे, उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो आर्टीरियल ब्लड प्रेशर भी वही ब्लड प्रेशर होगा कि जब ब्लड आर्टरीज में से गुजर रहा है तो आर्टरीज पर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो हमारे पास क्या होगा? आर्टीरियल ब्लड प्रेशर होगा। और इसको हम मिलीमीटर ऑफ मर्करी के यूनिट में जो है हम इसको मेजर करते हैं और हम इसको सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक जो है हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं कि सिस्टोलिक बीपी को हम ऊपर रखते हैं और डायस्टोलिक को हम नीचे रखते हैं। ठीक है, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होगा हमारे पास? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारे पास वो प्रेशर होगा कि जब हमारे वेंट्रिकल जो है हार्ट के जो बोथ वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो उस वक्त प्रेशर जनरेट होगा वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा। ठीक है, और ये 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है एडल्ट में। ठीक है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कौन सा ब्लड प्रेशर होगा कि जब वेंट्रिकल्स हमारे रिलैक्स कर रहे हैं और वो रेस्ट की कंडीशन में जब उनमें फिलिंग हो रही है ब्लड की, ठीक है, तो उस वक्त जो प्रेशर होगा वो डायस्टोलिक प्रेशर होगा और उसे हम 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और पल्स प्रेशर क्या होता है हमारे पास? हमारे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक के बिटवीन जो डिफरेंस होता है हम उसको पल्स प्रेशर कहते हैं। जैसे कि 120 और 80 के बिटवीन जो है 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का डिफरेंस है, तो वो क्या होगा? हमारे पास पल्स प्रेशर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ ब्लड प्रेशर कि ब्लड प्रेशर किस वजह से जो है वो ओरिजिनेट करता है, क्यों डेवलप होता है। तो सबसे पहला है पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट कितने फोर्स के साथ पंप कर रहा है, जितनी ज्यादा फोर्स के साथ हार्ट पंप करेगा उतने प्रेशर के साथ जो है ब्लड उसमें से स्ट्रोक वॉल्यूम की फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, अगर हम पर मिनट काउंट करते हैं तो कार्डिक आउटपुट की फॉर्म में निकलेगा। कार्डिक आउटपुट वो पूरा ब्लड होता है जो कि हार्ट 1 मिनट में बॉडी की तरफ पंप कर रहा होता है, और स्ट्रोक वॉल्यूम वो ब्लड होता है जो कि हार्ट एक बीट के साथ पंप कर रहा होता है। ठीक है, तो हार्ट जितने प्रेशर के साथ जो है वो जितनी फोर्स के साथ ब्लड को पंप करेगा उतना जो है वो ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। और अगर हार्ट हमारा वीक है, वो पंप नहीं कर पा रहा कि सर्टेन डिजीज की वजह से, कार्डियोमायोपैथी वगैरह की वजह से या हार्ट फेलियर की वजह से, तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर भी तब कम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आगे सेकंड हमारे पास क्या डिटर्मिनेंट है कि रेजिस्टेंस कितनी है। वेसल्स की जो वॉल्स होती हैं अगर वो बारीक हैं और उनके अंदर वाला जो ल्यूमन है, इंटरनल सरफेस एरिया जो है वो अगर उनका ज्यादा है तो ब्लड उनमें इजीली फ्लो करेगा। ठीक है, और प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर ब्लड वेसल्स की वॉल थिक हो चुकी है, उन पे जो है वो फैट वगैरह डिपॉजिट हो चुका है, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो चुका है, आर्टरीज की वॉल्स में इलास्टिसिटी नहीं है, तो क्या होगा? तब भी ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज करेगा। किस वजह से? क्योंकि पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस मतलब जो बॉडी की वेसल्स हैं, ठीक है, वहां पर रेजिस्टेंस डेवलप होगी है ब्लड के लिए, तो प्रेशर के साथ जो है ब्लड वहां पर रन करेगा। थर्ड हमारे पास आता है ब्लड वॉल्यूम। अगर ब्लड वॉल्यूम ज्यादा है तो ज्यादा वॉल्यूम पंप होगा, तो ज्यादा वॉल्यूम के साथ ज्यादा प्रेशर होगा, और जब वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। फोर्थ हमारे पास आता है ब्लड विस्कोसिटी। ब्लड विस्कोसिटी क्या है कि ब्लड थिक कितना है, उसमें नंबर ऑफ आरबीसी कितनी है, ठीक है, कितने परसेंट में आरबीसी जो है उसके अंदर। अगर ब्लड बहुत ज्यादा थिक होगा तो जितना थिक होगा उतनी ज्यादा उसको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी फ्लो करते हुए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 4 डिटर्मिनेंट देखे। पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट देख लिया हमने, पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस, ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड विस्कोसिटी की किस किस तरह से ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट करते हैं। थर्ड हमारे पास आ जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने टेम्परेचर वाले टॉपिक में आपके लिए शेड का निमोनिक बनाया था, फिर मैंने आप लोगों के लिए शेप का निमोनिक बनाया था, ठीक है, और इसी तरह से रेस्पिरेशन के लिए निमोनिक बनाया था, और फिर अब ब्लड प्रेशर के लिए मैंने निमोनिक बना दिया आपके लिए मैड ड्रेस। ठीक है, M for medication, age, diurnal variations, disease process प्लस obesity मैंने इसमें साथ में लगा दिया। ठीक है, race, exercise, stress, sex। ठीक है, यहाँ निमोनिक मैंने आपके लिए ऊपर दे दी ताकि आप लोगों के लिए मेमोराइज करना आसान हो जाए। तो मेडिकेशन किस तरह से इफेक्ट करती है? सर्टेन मेडिकेशन जो होती हैं वो बीपी को इंक्रीज करती हैं और कुछ मेडिसिन जो होती हैं बीपी को डिक्रीज करती हैं। एज,
जिस जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे वास्कुलर पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ती है, हार्ट की पंपिंग एक्शन जो है वो कम होता है, तो क्या होता है कि ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज करता है। ठीक है। और बच्चों की अगर हम बात करें तो जो बचपन में क्या होता है कि बच्चों का बीपी जो होता है वो कम होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है, ठीक है, वैसे वैसे उनका बीपी इंक्रीज करता है बच्चों का। ठीक है। और पुबर्टी की एज में आके बीपी जो है वो पीक पे होता है, जितना मतलब मैक्सिमम लेवल तक उस इंडिविजुअल का जाना था। ठीक है। फिर आती है डायर्नल वेरिएशंस। अर्ली मॉर्निंग में बीपी बिल्कुल कम होता है और लेट आफ्टरनून में बीपी जो है वो ज्यादा होता है। डिजीज प्रोसेस और ओबेसिटी, कोई भी डिजीज जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट करती है हार्ट की एक्टिविटी पे, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर पे भी जो है सर्टनली इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। और ओबेसिटी में क्या होता है कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, क्योंकि हार्ट तो हमारे उतने ही साइज का है, हमारी बॉडी जो है वो एक्सपैंड कर गई है, बड़ी हो गई है, तो हार्ट को क्या होता है कि बहुत प्रेशर के साथ जो है वो ब्लड थ्रो करना होता है, ताकि बॉडी के हर पार्ट तक ब्लड जो है वो इक्वली पहुंच जाए। उसके अलावा क्या होता है कि जो ओबीज लोग होते हैं उनके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस हो चुका होता है या आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो चुका होता है, तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर उन लोगों में ज्यादा होता है। ठीक है। तो हमारे पास ये मैड हो गया और रेस का हमारे पास डी हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं आर की तरफ, रेस। तो जो अफ्रीकन अमेरिकन मेल्स होते हैं 35 ईयर्स के साथ एज के साथ, ठीक है, तो उनका ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है देन द यूरोपियन मेल्स ऑफ सेम एज। इसी तरह अगर हम बात करें डिफरेंट एज ग्रुप्स के, ठीक है, सेम एज ग्रुप के डिफरेंट जो है रेस के लोगों में, तो इस तरह से डिफरेंस उन लोगों में आ जाता है, इलाके का, उनकी नस्ल का जो है वो फर्क पड़ जाता है कि फैमिली में किस तरह से चलता रहा है। जेनेटिक्स में अगर आपकी ब्लड प्रेशर रेज आ रहा है तो आपका भी रेज होगा। एक्सरसाइजेस, फिजिकल एक्टिविटी जो कि कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज करती है, तो ब्लड प्रेशर अल्टीमेटली जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। स्ट्रेस किस तरह से इफेक्ट करती है, तो ये हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है और बीपी को इंक्रीज कर देती है। सेक्स की अगर हम बात करें तो पुबर्टी के बाद फीमेल्स का लो ब्लड प्रेशर होता है देन द मेल्स ऑफ सेम एज। द डिफरेंस इज ड्यू टू हार्मोनल वेरिएशन, फीमेल के सर्टेन हार्मोन्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से उनका बीपी जो है वो स्लाइटली लोअर देन मेल्स होता है। ठीक है। तो हमारा ये निमोनिक कंप्लीट हो गया। मैड, रेस, मेडिकेशन, एज, डायर्नल वेरिएशन, डिजीज, ओबेसिटी, रेस, एक्सरसाइज, स्ट्रेस एंड सेक्स। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर की तरफ। डिफरेंट एज ग्रुप्स में नॉर्मल रेंज क्या है कितनी होती है। अगर हम देखें न्यू बॉर्न की, तो जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि न्यू बॉर्न में क्या होता है कि बीपी कम होता है उनका, क्योंकि हमने पढ़ा था कि पल्स उनमें ज्यादा होती है। ठीक है। तो ब्लड प्रेशर न्यू बॉर्न का कितना होगा, 75 से 55 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होगा। 1 to 3 ईयर में जाके थोड़ा सा ज्यादा होगा, 90/55 हो जाएगा, फिर 95/57 हो जाएगा 6 to 8 ईयर्स की एज में। 10 ईयर्स में जाके 102/62 हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद जो है टीन एज में जाके वो पीक पे आ जाएगा, जितना नॉर्मली एडल्ट का होना चाहिए 120/80, और अडल्ट में भी इतना रह जाएगा। और ओल्डर एडल्ट में क्या होगा कि डायस्टोलिक बीपी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हार्ट जो है उस पर इफेक्ट होता है एज की वजह से। नेक्स्ट हम देखते हैं साइट्स कौन कौन सी ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए। जिस तरह से हमने पल्स के लिए 9 साइट्स पढ़ी थी कि हम पल्स को किस किस साइड से हम मेजर कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उसी तरह से ब्लड प्रेशर की 4 साइड्स हैं जहां से हम ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है ब्रेकियल साइट। ब्रेकियल साइट कहाँ होती है, अपर आर्म पे होती है और ये मोस्ट कॉमन साइट है। ठीक है। ब्रेकियल आर्टरी आपको कहाँ मिलेगी, ये आपको मिलेगी आपकी जो एल्बो है उसके अगर ऊपर देखें तो एंटी क्यूबिटल स्पेस जो होती है, ठीक है, उसकी अगर मीडियल साइड पे आप पालपेट करेंगे तो आपको ब्रेकियल आर्टरी फील होती है। तो इससे ऊपर हम ब्लड प्रेशर स्फिग्मोमैनोमीटर का जो कफ है हम उसको बांध के जो है हम देख लेते हैं। ठीक है, मेजर कर लेते हैं वहां से। देन आई थी रेडियल, ये लोअर आर्म पे होती है, आपकी थंब वाली साइड पे रेडियल आर्टरी होती है। ठीक है। तो वहां से हम करते हैं। पोपलेटियल जो है वो हम पोपलेटियल आर्टरी जो है आपकी वो तो हमारे नी के जो है वो बीनीथ होती है। ठीक है। और इसको हम लेते कहाँ पे हैं, हम कफ को थाई पर फोल्ड करते हैं और उसके बाद डोर्सालस स्पीडस आती है और पोस्टीरियर टिबियल आती है, ये हम लोअर लेग पे लेते हैं। ठीक हो गया। तो हमारे पास 4 साइड से जहां से हम ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। इसको आपने अच्छे से मेमोराइज करना है, याद रखना है। ठीक है। ये वाइवा में पूछे जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लड प्रेशर की मेजरिंग साइट्स कौन सी हैं या पल्स की मेजरिंग साइट्स वगैरह कौन सी होती हैं। ठीक है। तो वो 9 साइट्स भी आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में सुन सकते हैं। देन आया था हम इनकी डायग्राम देख लेते हैं, पिक्चर देख लेते हैं। ब्रेकियल आर्टरी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एंटी क्यूबिटल स्पेस में होती है। ठीक है। उसके ऊपर आपने थोड़ा सा स्लाइटली अबव जो है कफ आपने फोल्ड करना है और यहाँ से आप बीपी को मेजर कर सकते हैं। रेडियल आर्टरी से पोप्लिटरी आर्टरी बिलो द नी होती है। ठीक है। और यहाँ से आप इसको थाई पर बांध कर देख सकते हैं। ठीक है। और डोर्सालस पीडस आर्टरी जो है पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी से आप यहाँ से
ले सकते हैं। मेथड्स ऑफ टेकिंग ब्लड प्रेशर, कि किस किस मेथड से जो हम ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डायरेक्ट इन्वेसिव मॉनिटरिंग आती है। इसमें क्या होता है कि हम जो है जो हमारे पास कैथेटर होता है ब्लड प्रेशर मेजरिंग का, वो हम डायरेक्टली आर्टरी के अंदर इंसर्ट करते हैं। ठीक है, जब हम उसको इंसर्ट कर देते हैं तो वहां से जो है हम जो है ब्लड प्रेशर जो है उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इट इन्वॉल्व द इंसर्शन ऑफ अ कैथेटर डायरेक्टली इनटू द ब्रेकियल, रेडियल और फेमोरल आर्टरी। हम आर्टरी में इंसर्ट करके जो है हम डायरेक्टली ले रहे हैं। और कुछ हमारे पास सर्टेन कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें हम कैथेटर को डायरेक्टली हार्ट के किसी चैम्बर में डाल के वहां का प्रेशर जो है वो मॉनिटर कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर इन्वेसिव इनडायरेक्ट मॉनिटरिंग आती है, जैसे कि पीछे मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है हम स्फिग्मोमैनोमीटर जो है उसके थ्रू जो है ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। तो पहला मेथड इसमें ऑस्कल्टेटरी मेथड आता है, जिसमें हम स्टेथोस्कोप भी यूज करते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर के साथ में। और सेकंड हमारे पास आता है पाल्पेटरी मेथड, इसमें हम स्टेथोस्कोप इस्तेमाल नहीं करते, हम जस्ट आर्टरी को पाल्पेट करते हैं। तो इससे हमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की रीडिंग तो मिल जाती है, लेकिन हमें डायस्टोलिक की रीडिंग जो है वो नहीं मिलती। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप्स ऑफ स्फिग्मोमैनोमीटर। Following are the three types of sphygmomanometer: aneroid, mercury, digital। तो अभी हम इनको देख लेते हैं। एनीरॉइड हमारे पास किस तरह का होता है, इसमें हमारे पास एक डायल बना होता है। ठीक है, जो नॉर्मली हम हॉस्पिटल वगैरह में देखते हैं या घरों में हमने लेके रखा होता है। ठीक है, तो इसमें एक डायल होता है। ठीक है, जिसके अंदर एक नीडल होती है। वो नीडल आपको आगे जब आप इसको पंप करते हो तो आपको प्रेशर के बारे में बताती है। ठीक है, इसके अंदर आपके पास एक जो है हमारे पास कफ होता है, ब्लैडर होता है। ब्लैडर के ऊपर हमने ये जो है क्लॉथ रखा हुआ है, या कफ हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम एयर इन्फ्लेट करते हैं, इसको बाजू पे जो है हम बांध देते हैं और इस पे हम जो है एयर इन्फ्लेट करते हैं। और एयर इन्फ्लेट हम कहाँ से करते हैं, हमारे पास ये रबर का एक बल्ब होता है, इसके यहाँ पर जो है हमारे पास होल होता है और यहाँ पर हमारे पास एक स्क्रू होता है। ठीक है, इस स्क्रू को अगर हम टाइट कर देते हैं तो क्या होता है कि एयर जो है वो डायरेक्टली जो है हमारे पास इसके अंदर जा रही होती है, जो हमारे पास ब्लैडर के अंदर। ठीक है, जब वो ब्लैडर इन्फ्लेट होता है तो यहाँ हमें प्रेशर रीडिंग मिलती है इस डायल के ऊपर। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम यहाँ से स्क्रू को जो है लूज करते जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पास एयर है वो यहाँ से जो है वो बाहर मूव करती जाती है और हमें यहाँ पर जो है वो रीडिंग आती जाती है। और हम स्टेथोस्कोप जो है उसको आर्टरी के जस्ट अबव रख के हम रीडिंग देख लेते हैं। जैसे हमें वहां से साउंड सुनाई देगी स्टेथोस्कोप के अंदर से, ठीक है, आर्टरी की पल्सेशन की, ठीक है, उस तरह से हम जो है डायल पर देखकर रीडिंग पता चला लेते हैं कि कितना जो है वो ब्लड प्रेशर हमारे पास इस वक्त आ रहा है। ठीक है, और ये दो ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, एक ट्यूब जो है हमारे पास इसके साथ कनेक्टेड होती है बल्ब के साथ में। ठीक है, और एक ट्यूब जो है हमारे पास इसके साथ में डायल के साथ होती है। ठीक है, कनेक्टेड। नेक्स्ट हम मर्करी स्फिग्मोमैनोमीटर और डिजिटल स्फिग्मोमैनोमीटर की तरफ। ठीक है, मर्करी जो होता है इसमें यहाँ पे मर्करी फिल हुआ होता है, जैसे हम इसको इन्फ्लेट करना शुरू करते हैं कफ को, ब्लैडर को। ठीक है, तो वैसे वैसे क्या होता है कि मर्करी जो है वो मूव करना शुरू कर देता है प्रेशर के साथ साथ। ठीक है, और फिर जैसे हम वापस जो है एयर को बाहर मूव करवाते हैं, हम स्क्रू लूज करते हैं। ठीक है, तो वैसे ये जो है हमारे पास मर्करी डाउनवर्ड मूव करना शुरू करता है और हम स्टेथोस्कोप जब हम रखते हैं पेशेंट की उस आर्टरी के ऊपर, तो क्या होता है कि हमें वो प्रेशर जो फर्स्ट साउंड हमें सुनाई देती है वो सिस्टोलिक होती है। और फिर जब साउंड सुनाई देती है जो हमारा लास्ट पॉइंट होता है जहाँ पे हमें लास्ट साउंड सुनाई देती है, वो हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, तो हमें इस पे से रीडिंग मिल जाती है। और डिजिटल जो है वो हमें एग्जैक्ट वैल्यू बता देता है विदाउट स्टेथोस्कोप जो है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है असेसिंग ब्लड प्रेशर, कि अगर हमने किसी क्लाइंट का ब्लड प्रेशर असेस करना है तो हम किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले हमें इक्विपमेंट चाहिए। इक्विपमेंट में हमारे पास क्या आ सकता है, ब्लड प्रेशर कफ है, स्फिग्मोमैनोमीटर एंड अ स्टेथोस्कोप। The blood pressure cuff consists of a rubber bag that can be inflated with air which is called a bladder। मैंने पीछे आप लोगों को दिखाया था कि आपके पास एक कफ होता है, उस कफ के अंदर ब्लैडर होता है जिसमें हम एयर को इन्फ्लेट करते हैं, उसके ऊपर क्लॉथ कवर होता है और दो ट्यूब्स उसके साथ अटैच होती हैं। एक ट्यूब जो है वो रबड़ के बल्ब के साथ जिससे हम इन्फ्लेट कर रहे होते हैं, ठीक है, उसके साथ अटैच होती है। और सेकंड जो है हमारे पास स्फिग्मोमैनोमीटर के डायल के साथ अटैच हुई होती है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, रबर बल्ब पे एक वाल्व होता है। जब ये वाल्व क्लोज होता है तो एयर जो कि हम पंप कर रहे हैं वो ब्लैडर के अंदर ही रहेगी, और जब हम उसका स्क्रू लूज कर देंगे तब वो एयर जो है वो बाहर मूव कर जाएगी। ठीक है, तो ये किस तरह से रिवीजन होगी आपकी। नेक्स्ट हम देखते हैं, सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे क्लाइंट को और उसको पोजीशन करेंगे। ठीक है, ताकि हम उसका ब्लड प्रेशर मेजर कर सकें। तो कोई भी प्रोसीजर शुरू करने से पहले सबसे पहला आपका क्या काम होता है कि आपने क्लाइंट को इन्फॉर्म करना है अबाउट द
प्रोसीजर एंड ऑब्टेन वर्बल कंसेंट आपने उससे ले लेनी है। Make sure that the client has no smoked or ingested caffeine within 30 minutes prior to measurement. कि measurement करने से पहले 30 मिनट पहले क्लाइंट ने कोई फिजिकल एक्टिविटी, कोई स्मोकिंग या कोई कैफीन वगैरह नहीं तो नहीं ली हुई, ठीक है। इससे क्या होता है कि ब्लड प्रेशर कैफीन लेने से, ठीक है, या स्मोकिंग करने से ब्लड प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो हमने इस बात को जो है श्योर करना है कि क्लाइंट जो है इस तरह का कोई काम उसने 30 मिनट पहले तक ना किया हुआ हो। फिर क्लाइंट को हमने सिटिंग पोजीशन में बिठा लेना है, ठीक है। सिटिंग पोजीशन में क्लाइंट को लेना है हमने, और उसके बाद क्या करना है, द एल्बो शुड स्लाइटली फ्लेक्स्ड विद पाम ऑफ हैंड फेसिंग अप एंड फोर आर्म सपोर्टेड एट द लेवल ऑफ हार्ट, ठीक है। क्लाइंट आपके पास बैठा हुआ है, उसकी एल्बो जो है वो स्लाइटली फ्लेक्स्ड है, ठीक है। पाम ऑफ हैंड वो जो है वो आपके अबव फेस कर रही है, ठीक है। और जो फोर आर्म है ना उसको आपने सपोर्ट किया है लेवल ऑफ द हार्ट पे लाके, ठीक है। अभी आगे मैं आपको दिखाती हूँ इसकी पिक्चर भी, किस तरह से आपने क्लाइंट को बिठाना है। आपने एक्सपोज कर देना अपर आर्म को, ठीक है, ताकि आप जो है वो कफ को वहां पे फोल्ड। नेक्स्ट आप देखते हैं, रैप द डिफ्लेटेड कफ इवनली अराउंड द अपर आर्म। आपने अपर आर्म पे उसको कफ को फोल्ड करना शुरू कर देना। लोकेट द ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी मैंने आपको क्या बताया था कहाँ पर होती है। ब्रेकियल आर्टरी आपको एंटीक्यूबिटल स्पेस के मीडियल साइड पे, बॉडी वाली साइड पे आपको मिल जाएगी। अप्लाई द सेंटर ऑफ ब्लैडर डायरेक्टली ओवर द आर्टरी, कि उस आर्टरी से थोड़ा सा ऊपर जो है आपने सेंटर ऑफ द ब्लैडर, आप जो कफ फोल्ड कर रहे हैं उसका जो सेंटर है, जो उसकी ट्यूबिंग है ना वो सेंटर में आनी चाहिए आपकी एंटीक्यूबिटल स्पेस के, ठीक है। For an adult, place the lower border of the cuff approximately 2.5 centimeter above the antecubital space. Antecubital space से 2.5 centimeter above आपने उसको रैप करना है। थर्ड है position the stethoscope appropriately. आपने स्टेथोस्कोप के जो एयर पीसेस हैं उनको क्लीन करना है अल्कोहल के साथ। अटैचमेंट्स उसकी आपने अपने कानों में डालनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि आपने ensure that the stethoscope hang freely from ears because rubbing with any object can obliterate the sounds of blood, ठीक है। Place the bell side of stethoscope over the brachial artery and hold the diaphragm with your fingers. आपने उसको फिंगर्स के साथ जो है आपने होल्ड करना है। आप थंब के साथ क्यों नहीं होल्ड कर सकते, इसलिए कि थंब की अपनी पल्सेशन होती है, तो हो सकता है कि आपको वो वाली पल्सेशन जो है वो सुनाई देनी शुरू हो जाए एज कम्पेयर टू पेशेंट्स जो है वो पल्सेशन आपको सुनाई दे। तो आपने अपने फिंगर्स के साथ उसको पकड़ के रखना है, ठीक है। और आपने एश्योर करना है कि स्टेथोस्कोप के साथ और कोई चीज रब तो नहीं कर रही है। इस तरह से क्या होगा कि इंटरप्शन आ जाएगी साउंड्स के बीच में, क्योंकि बहुत जो है वो फाइन साउंड होती हैं, तो आपको वो सुनने में थोड़ा सा मसला होगा अगर वो किसी चीज के साथ रब कर रहा होगा। तो ये देखें, फोर आर्म स्लाइटली फ्लेक्स्ड है, पेशेंट सिटिंग पोजीशन में है, ठीक है। आपने उसके जो है अपर आर्म उस पे इसको रैप किया है, ठीक है। और आपने स्टेथोस्कोप जो है उसका जो डायफ्राम है आपने उसको फिंगर्स के साथ होल्ड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप रीडिंग देख रहे हो, यहाँ से पंप कर रहे होते हैं हम, ठीक है। तो इस तरह से जो है ब्लड प्रेशर की पोजीशन वगैरह मेंटेन करते हैं हम क्लाइंट की। नेक्स्ट, ऑस्कल्टेट क्लाइंट्स ब्लड प्रेशर। हमने ऑस्कल्टेट करना है क्लाइंट का ब्लड प्रेशर, ठीक है। स्टेथोस्कोप जो हमने लगाया हुआ है, ठीक है, तो उसमें हमें सुनाई देना शुरू होता। Pump up the cuff until sphygmomanometer registers about 30 mm above the point where the brachial pulse disappeared. जब आपने स्टेथोस्कोप रखा हुआ है, आप जो है पंप कर रहे हैं, तो आपको एक पॉइंट आएगा, पल्सेशन सुनाई देनी शुरू होगी, फिर वो देती रहेगी। एक पॉइंट आएगा जहां पे आपको पल्सेशन सुनाई देना बंद हो जाएगी। उस पॉइंट से 30 मिलीमीटर आपने अबव तक प्रेशर को बढ़ाना है और उस पॉइंट तक ले जाना जब आपको वो पल्स सुनाई नहीं दे रही, ठीक है। आप वहां तक ले गए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता डीफ्लेट करना शुरू करना है। रिलीज द वाल्व ऑन कफ केयरफुली सो दैट द प्रेशर डिक्रीजेस एट अ रेट ऑफ 2 to 3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पर सेकंड। बिल्कुल स्लोली आपने उसको प्रेशर को रिलीज करना शुरू करना है, ठीक है। As the pressure falls, identify the manometer reading at each of the 5 phases growth of sounds. 5 phases में आपको कुछ certain sounds सुनाई देंगी। आप उसको डिफ्लेट कर रहे हैं, आपको एक पॉइंट है, आपको साउंड सुनाई देना शुरू हो गई, ठीक है। जहां से आपको फर्स्ट साउंड सुनाई दी है वो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा। फिर आपको 5 फेजेस में साउंड सुनाई देती जाएंगी
और फिर एक लास्ट पॉइंट रहेगा, जब आपको लास्ट साउंड सुनाई देगी वो आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा, ठीक है। और इस पूरे ड्यूरेशन के दरमियान वाले पीरियड को हम 5 फेजेस में डिवाइड करते हैं और उन साउंड्स को हम क्रोटोकॉफ साउंड्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आपको नेक्स्ट में बताती हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने उस साउंड को अच्छे से जो है वो सुनना है आपने। फिर आपने जब आपका वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपने जो है वो फील कर लिया आपने, ठीक है, तो उसके बाद आपने डिफ्लेट कर देना उसको रैपिडली, रिमूव द कफ, कफ रिमूव कर देना आपने और बीपी को रिकॉर्ड कर देना। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम चलते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्रोटोकॉफ साउंड्स क्या होती है, जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। आप उसको जो था कफ को इन्फ्लेट करते गए आप यहाँ पर ले गए, वन फॉर एग्जाम्पल आप 160 तक ले गए उसको, ठीक है। तो जब आप उसको डिफ्लेट कर रहे हो तो आपको 140 पे आके फर्स्ट शार्प थंप साउंड सुनाई देगी। ये आपको जो डॉट्स नजर आ रहे हैं बड़े बड़े से, ठीक है, सर्कल नजर आ रहे हैं, तो ये क्या शो कर रहे हैं कि यहाँ पर क्लियर साउंड है, ठीक है। तो जो आपको फर्स्ट साउंड सुनाई देगी वो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा। फिर जब आपको ये साउंड सुनाई देगी तो कुछ टाइम के बाद फेज 2 आएगा और आपको बिल्कुल एक ब्लोइंग और होशिंग साउंड, बहुत स्लो सी माइन्यूट सी साउंड आपको सुनाई देगी, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे ब्लड प्रेशर हम फर्दर जो है वो डिफ्लेट कर रहे हैं कफ को, ठीक है, तो आपको फिर से एक सॉफ्ट थंप साउंड सुनाई देगी जिस तरह से आपको फर्स्ट में सुनाई दी थी, लेकिन स्लाइटली सॉफ्टर होगी उससे, ठीक है। और फिर से जो है आपको होशिंग साउंड, उस तरह की ब्लोइंग साउंड सुनाई देंगी, ठीक है, और उसके बाद साइलेंस हो जाएगी फेज 5 के बाद। तो ये आपके पास लास्ट जो था, आपके पास ये डायस्टोलिक था जहां पे आपको लास्ट साउंड सुनाई दी है, और ये जो फर्स्ट साउंड सुनाई दी थी आपको, ये आपके पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, ठीक है। तो इनको आपने अच्छे से जो है याद रखना है, ठीक है, 5 फेजेस को और क्रोटोकॉफ साउंड्स को। ये मोस्टली लोग वाइवा में क्वेश्चन पूछ लेते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्रोटोकॉफ साउंड्स क्या होती हैं, ठीक है। तो आपके जहन में एक वर्ड बन जाना चाहिए, एक स्कीम बन जानी चाहिए, जब भी कोई आपके सामने क्रोटोकॉफ साउंड्स का नाम लेगा आपको पता होना चाहिए कि पहले एक शार्प साउंड है, फिर हुशिंग साउंड है, फिर स्लाइटली जो है वो सॉफ्ट थंप है, और फिर जो है आपके पास ब्लोइंग साउंड है, और फिर साइलेंस आ जाती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं एबनॉर्मेलिटीज इन ब्लड प्रेशर की ब्लड प्रेशर में एबनॉर्मेलिटीज क्या क्या आ सकती हैं। हाइपरटेंशन, दुनिया का सबसे बड़ा मसला। अब ब्लड प्रेशर दैट इज परसिस्टेंटली अबव नॉर्मल इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। यहाँ मैंने परसिस्टेंटली का वर्ड इस्तेमाल किया है कि आपने एक दफा का हाई बीपी देख के आपने रेकमेंड नहीं कर देना पेशेंट को कि उसका जो है हाई बीपी आ रहा है, ठीक है। आप परसिस्टेंटली किसी पेशेंट का कुछ दिनों तक ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे हैं और वो ज्यादा आ रहा है तो क्या होगा, देन हाइपरटेंशन हम उसको डिक्लेयर करेंगे। इट इज यूजली एसिम्टोमेटिक एंड इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरह की होती है। प्राइमरी हाइपरटेंशन जो कि किसी भी अननोन कॉज की वजह से हो सकती है, फैमिली में आ रही है, ठीक है, या ठीक है आपकी किसी सर्टेन डाइट वगैरह की वजह से हो रही है। और सेकेंडरी क्या होती है कि किसी नॉन कॉज की वजह से, जैसे कि ओबेसिटी की वजह से जो है अगर किसी को हो रही है तो हाई ब्लड प्रेशर की ना सर्टेन हम जो है कैटेगरीज बना देते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर हम पढ़ चुके हैं 120/80 होता है किसी भी एडल्ट में। फिर आती है एक स्टेज प्री हाइपरटेंशन, वहां पे 120 से 139 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो है वो ब्लड प्रेशर होता है, और उस बंदे के डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 80 to 89 होता है। फिर हाइपरटेंशन स्टेज 1 आती है, उसमें 140 to 159 अगर पेशेंट का जो है बीपी है तो हम उसको स्टेज 1 कहेंगे, और उसका डायस्टोलिक जो है वो 90 to 99 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होगा। हाइपरटेंशन में स्टेज 2 जो है 160 और ग्रेटर हो सकती है, और जो डायस्टोलिक है वो 100 या उससे भी ज्यादा हो सकता है। और हाइपरटेंसिव क्राइसिस जो होते हैं उनमें 180 तक बीपी चला जाता है या उससे भी ज्यादा हो जाता है, और डायस्टोलिक उन पेशेंट्स का 110 और ग्रेटर हो सकता है। ऐसे पेशेंट में हैमरेज होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, कि उनकी कोई ना कोई ब्रेन में वेसल रप्चर कर जाएगी, ठीक है, और उनको ब्रेन हैमरेज हो सकता है। गॉट इट? नेक्स्ट हम कॉजेज देखते हैं हाइपरटेंशन के। तो सबसे पहले सिगरेट स्मोकिंग है, ओबेसिटी है, अल्कोहल कंजम्पशन है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं, कंटिन्यूड एक्सपोजर टू स्ट्रेस है। सिगरेट स्मोकिंग हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करती है, बीपी ज्यादा हो जाएगा। ओबेसिटी हमारे क्या करती है, कार्डिक जो है वो उसको फंक्शनिंग को इंक्रीज करती है, और हार्ट जो है वो थकना शुरू हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, क्योंकि हार्ट का वर्कलोड बढ़ गया हुआ है। अल्कोहल कंजम्पशन, ठीक है, हमारे लिवर को डैमेज करता है, ठीक है, उसके अलावा जो है हमारी वेसल्स वगैरह को भी फैट डिपोजिशन वगैरह होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह हो जाता है। लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नहीं होगी, ठीक है, तो ओबेसिटी होगी और उसके बाद बीपी इंक्रीज होगा। हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं तो हमारी वेसल्स में पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी,
एंड कंटिन्यूड एक्सपोजर टू स्ट्रेस। स्ट्रेस अगर रहेगी तो क्या होगा, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा और बीपी इंक्रीज करेगा। तो अगर आपको फैक्टर्स आते हैं तो आप कॉजेज भी अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है। मेन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ परसिस्टेंट हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से कौन कौन सी आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो बॉडी के ऑलमोस्ट हर ऑर्गन पे हाई ब्लड प्रेशर इफेक्ट करता है। ब्रेन पे अगर हम देखें तो सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, स्ट्रोक हो सकता है कि अगर एक पोर्शन में वेसल रप्चर कर गई और ब्रेन के बाकी पोर्शन को ब्लड नहीं मिलेगा, वहां पे एनोक्सिया हो जाएगा, सेल डेथ हो जाएगी, तो ये सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट है। हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी, ब्रेन पूरा डैमेज होना शुरू हो जाएगा, कंफ्यूजन, हेडेक्स, कन्वलियंस, झटके लगेंगे। ठीक है। उसके बाद अगर हम आईज पे चले जाएं तो रेटिना ऑफ द आई, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, रेटिना के बहुत डेलिकेट सेल्स होते हैं। ठीक है। आगे हम फर्दर जब हम एनाटॉमी करेंगे तो उसमें हम देखेंगे रेटिना के सेल्स वगैरह के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, तो बहुत डेलिकेट स्ट्रक्चर होता है रेटिना का। तो वहां पे जब उन कैपिलरीज को, उन सेल्स को जब फेस करना पड़ता है हाई ब्लड प्रेशर, तो वो रप्चर कर जाते हैं, वेसल्स रप्चर करती हैं, जिसकी वजह से सेल जो है उनकी डेथ शुरू हो जाती है। तो वहां पे हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी हो सकती है। हार्ट पे अगर हम देखें तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक के चांसेस हो जाते हैं हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, क्योंकि हार्ट पे वर्कलोड ज्यादा है। हाइपरटेंसिव कार्डियोमायोपैथी और हार्ट फेलियर भी हो सकता है। ब्लड में अगर हम देखें तो एलिवेटेड ब्लड शुगर लेवल्स होंगे। किडनीज में अगर हम देखें तो हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी, सिमिलर विद द हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, उसी तरह से हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी हो जाएगी। किडनीज के सेल जो है वो भी डैमेज होंगे और क्रॉनिक रीनल फेलियर हो सकता है। ठीक हो गया। हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर। A blood pressure that is below normal is called hypotension, that is systolic reading consistently between 85 to 110 millimeter of mercury in an adult. कंसिस्टेंटली या परसिस्टेंटली का वर्ड इसलिए बार बार इस्तेमाल किया हुआ है कि आपको ये चीज कंफर्म हो जाए कि आपने सिंगल रीडिंग पे कभी भी डिक्लेयर नहीं करना। कंसिस्टेंट या परसिस्टेंट रीडिंग जो आपको मिल रही है, आपने एक रिकॉर्ड बना लिया है, उसकी बेस पे आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि सर्टन पेशेंट को हाइपोटेंशन या फिर हाइपरटेंशन होती है। ठीक है। फिर आती है हमारे पास टर्म ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ये टर्म बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मैंने इतनी दफा बहुत इसलिए बोला कि आपको पता चले कि ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आपको बहुत दफा पे लोग इस बात को मतलब जिक्र करेंगे, और आपको अगर नहीं पता होगा तो आप वहां कंफ्यूज हो जाएंगे कि नॉर्मल हाइपोटेंशन में और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन क्या होती है कि जब आप खड़े हो रहे हैं या बैठ रहे हैं, जब आपका पोस्चर चेंज हो रहा है, तो उस पोस्चर के चेंज होने के साथ साथ जो आपके ब्लड प्रेशर में चेंजेस आएंगी, दैट आर कॉल्ड पोस्चुरल हाइपोटेंशन और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ठीक है। ये क्यों होती है? अब ये इसलिए होती है कि जब हम खड़े होते हैं या हम बैठे हुए हैं तो हमारे जो लोअर बॉडी की वेसल्स हैं वो डायलेट कर जाती हैं। ठीक है। और ब्लड जो है वो सारा पूल करके हमारी लोअर बॉडी में चला जाता है। जब ब्लड सारा लोअर बॉडी में जाएगा और हमारे जो मोर स्पेसिफिक ऑर्गन जैसे कि हमारा ब्रेन है या हमारा हार्ट है, तो उनको सर्कुलेशन इतने अच्छे से नहीं पहुंचती है। जब उनको सर्कुलेशन नहीं मिलेगी, स्पेशली ब्रेन को नहीं मिलेगी, तो पेशेंट जो है वो फेंटिंग फील करेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर हाइपोटेंशन। अगर हमारे पास हाइपोटेंशन का पेशेंट आ गया तो हम उसकी क्या इंटरवेंशन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्लाइंट को सुपाइन पोजीशन में 2 से 3 मिनट के लिए लिटा देंगे। इससे क्या होगा कि ब्लड प्रेशर और पल्स स्टेबलाइज हो जाएगी। अगर उसको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हुई हुई है, जब उसका ब्लड इवनली पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या होगा कि उसका जो है ब्लड प्रेशर थोड़ा सा स्लाइटली मूव करेगा अपवर्ड। रिकॉर्ड द क्लाइंट्स पल्स एंड ब्लड प्रेशर, हमने उसका ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करना है। ठीक है। और ये हमें क्या बताएगा, हमें किसी भी चेंज के बारे में बता देगा जो नेक्स्ट हम रिकॉर्ड करेंगे। एक बेसलाइन आ जाएगी ना हमारे पास। असिस्ट द क्लाइंट टू स्लोली सिट और स्टैंड। अब फिर हमने उसे खड़ा करना है या बिठा देना है। और अगर वो फेंट हो रहा है तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। ठीक है। सपोर्ट जब हम प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा कि नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप डेवलप होगा। फिर 1 मिनट के बाद जब पेशेंट खड़ा हुआ है तो आपने उसके 1 मिनट के बाद फिर से बीपी उसका रीचेक करना है कि अब क्या डिफरेंस आया है।
अब आपको एक्यूरेट रीडिंग मिल जाएगी कि क्लाइंट का जो बीपी है वो पोस्टीरियर हाइपोटेंशन की वजह से चेंज हो रहा है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है, या उसको सिंपल हाइपोटेंशन हो रही है, ठीक है, या उसका मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है, उसको हाइपोटेंशन इस वजह से हो रही है, ठीक है, या फिर उसको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं इस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमने आज हमारा टॉपिक कंप्लीट कर लिया। हमने पढ़ा ब्लड प्रेशर को, उसके फैक्टर्स को, ब्लड प्रेशर टेकिंग के मेथड्स को, ठीक है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सिग्मोमैनोमीटर पढ़ा, हमने क्रोनोटोकॉफ साउंड्स पढ़ा, हमने हाइपरटेंशन पढ़ा, हमने उसके फैक्टर्स पढ़े, उसके बाद हमने उसके जो है इफेक्ट्स पढ़े पूरी बॉडी पे हाइपरटेंशन के, फिर हमने हाइपोटेंशन पढ़ा और हमने उसके नर्सिंग इंटरवेंशंस पढ़ी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से मैं लेक्चर्स बनाती रहूं और अपलोड करती रहूं तो प्लीज़ मेरा साथ दीजिए, लेक्चर को ऑनलाइन सुनिए। और आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि मैंने एनाटमी, फिजियो और कम्युनिटी के लेक्चर्स स्टार्ट करने शुरू कर दिए हैं, ठीक है। कुछ दिनों तक मैं उनको भी अपलोड करूंगी। तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। जहां जहां तक आप इस नॉलेज को पहुंचा सकते हैं प्लीज़ पहुंचाएं, ठीक है, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हर बच्चे को, ठीक है। तो इस काम में मेरा साथ दीजिए प्लीज़, और पढ़ते रहिए हमेशा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, and thank you so much for patience listening.